हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में कल हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें टेबल के फॉर्म में डाटा गिवन होते हैं, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होती है और साथ में वो एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी गिवन होती है। तो हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिख देते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट हैं उतने रेट लॉ इक्वेशन लिख देते हैं, बाद में उनको अलजेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जब हमने आपको मॉलिकुलरिटी पढ़ाया था, मॉलिकुलरिटी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको नाम बताए थे और जल्दी से ये भी बता दिया था एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। आज इनको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, इनको देखो बच्चों ध्यान से। नंबर 1, एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। एलिमेंट्री रिएक्शंस, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाए, बस ये है कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या हैं, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं और सभी जो स्टेप्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप और टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बच्चों इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग हेडिंग नोट करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। और एलिमेंट्री रिएक्शंस को फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, 3 टाइप में बताया गया है। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। नंबर ए, अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस। नंबर बी, साइड और कॉन्करेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस, these are also known as parallel reactions. and number C, consecutive और sequential reactions. तो 3 तरह की यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। आई मीन 3 तरह की एलिमेंट्री रिएक्शंस को बच्चों हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर ए स्टार्ट करते हैं, अपोज्ड और रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस। रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड in previous class, that is in chemical equilibrium, that is those reactions which occurring in both direction, that is forward as well as backward, means reactant converts into product and product again converts into reactants, and if this phenomena take place in one step or in single step, then these reactions are known as opposed or reversible elementary reactions. okay, मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट A है और A का कुछ पार्ट B में कन्वर्ट हो रहा है विथ रेट कांस्टेंट Kf, B भी फर्दर A में कन्वर्ट हो रहा है विथ रेट कांस्टेंट Kb। ठीक, तो Kf और Kb इनको हम रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। Kf एंड Kb आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेस्पेक्टिवली। इसके बाद द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स विल बी गिवन बाई। अब आपको इस रिएक्शन की जब हम रेट फाइंड करना चाहेंगे तो रेट के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग बोलेंगे इस रिएक्शन की रेट। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जो डिफरेंस हम लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू आर एफ माइनस आर बी। ठीक, आर एफ और आर बी क्या है, आर एफ एंड आर बी आर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो रेट का रिएक्टेंट के टर्म में जो एक्सप्रेशन होता है माइनस डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट के टर्म में क्या एक्सप्रेशन होता है प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट का, फिर से वही पुराना फार्मूला लगाएंगे, रेट इज इक्वल्स टू आर एफ के प्लेस पे क्या लिखोगे, आर एफ का मतलब फॉरवर्ड के लिए ये हमारे रिएक्टेंट है और ये रेट कॉन्स्टेंट है, तो आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब बैकवर्ड के लिए बात करेंगे बी से ए, तो उस केस में हमारा बी रिएक्टेंट होगा और रेट कांस्टेंट क्या होगा, के बी होगा। उस केस में लिखेंगे आर बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो आर बी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, के बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको हमने नंबर दे दिया 1। अब यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन हम मान लेते हैं, मान लिया हमारे पास स्टार्टिंग में ए था बी नहीं था और उसकी कंसनट्रेशन क्या थी ए नॉट। उसके बाद 0 से जब टी टाइम होगा तो ए का कुछ पार्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा और
उस टाइम पे कुछ पार्ट ए भी रहेगा और कुछ पार्ट बी भी रहेगा। ए को टी टाइम के बाद ए बोलेंगे, बी को भी टी टाइम के बाद बी बोलेंगे, और इनिशियल अमाउंट इसकी क्या है, ए नॉट है। तो ए नॉट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा। क्लियर, ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि ए ही कन्वर्ट हो रहा है बी में और ए का कुछ पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो लेट द रिएक्शन बी स्टार्टेड विथ ओनली रिएक्टेंट ए एंड इट्स कंसंट्रेशन वाज ए नॉट, देन ए नॉट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टी टाइम। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर हम फाइंड करना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों इसकी जो वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए नॉट माइनस ए। चलो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया, रेट हमारी क्या थी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस के बी इंटू बी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी हमने फाइंड कर लिया है ए नॉट माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए, ये तो हो जाएगा माइनस के बी ए नॉट प्लस के बी इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ भी और ए यहाँ भी है, इन दोनों को जब हम एक साथ लिख लेंगे, कॉमन भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा के एफ प्लस के बी ए माइनस के बी ए नॉट, ये बचेगा के बी ए नॉट। अब मान लो कि रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन तो है ही है। मान लो एट रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 0 होता है, और जब डी ए बाई डी टी 0 होता है तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूसेस टू, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, आर इज इक्वल्स टू के एफ ए माइनस के बी बी थी, के एफ ए माइनस के बी बी, तो वो हो जाएगा के एफ ए इज इक्वल्स टू के बी इंटू बी, के एफ ए इज इक्वल्स टू के बी इंटू बी, और के एफ ए की प्लेस पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और कंसंट्रेशन ऑफ बी के प्लेस पे भी क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्विवेलेंट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विवेलेंट पॉइंट। यहाँ से अगर के एफ अपान के बी लिखना चाहें तो बी इक्विवेलेंट अपान ए इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ये किसका रेशियो है, के एफ अपान के बी का, और इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारी अपोज रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नंबर बी, साइड और कॉनकरेंट और पैरेलल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कुछ पार्ट बी में कन्वर्ट हो जाता है और उसी टाइम में कुछ पार्ट उसका सी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक टाइम में बनाता है विथ डिफरेंट रेट कांस्टेंट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द सेम रिएक्टेंट्स अंडरगोइंग मोर देन वन रिएक्शंस। एक से ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं और एक ही रिएक्टेंट एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने एक सिंपल सा बच्चों एग्जाम्पल लिया है डी ग्लूकोज। अब ये जो डी ग्लूकोज है ये रेट कांस्टेंट K1 से अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और रेट कांस्टेंट K2 से बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। K1 से अल्फा डी ग्लूकोज में, K2 से बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन आफ्टर नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इट्स सम पार्ट कन्वर्ट्स इनटू 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन and some part converts into 4 nitrochlorobenzene. This is also an example of parallel reaction. Now example number next है जनरल रिएक्शन। हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट A है, इसका कुछ पार्ट B में कन्वर्ट हो गया विथ रेट कांस्टेंट K1 और कुछ पार्ट C में कन्वर्ट हो गया विथ रेट कांस्टेंट K2। अब ये हमारी आइडियल इक्वेशन बच्चों हमने मान रखी है और इसी पे आगे हम डेरिवेशन कुछ करने जा रहे हैं, उसको आप बहुत ध्यान से देखोगे। अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ A टू B, ए से जब बी में बना है तो रेट क्या थी, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, या लिखेंगे रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टू बी दैट इज आर ए बी। तो ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, रिएक्टेंट के टर्म में माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, रेट का दूसरा फार्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब ए से बी में गया तो रेट कांस्टेंट क्या था, K1 था। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन लिखेंगे, पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर हमें नहीं पता, हमने लिख दिया अल्फा। अल्फा में भी 0 1 2 3 4 एनी वैल्यू। सिमिलरली रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए इंटू सी, जब ए सी में कन्वर्ट होता है उस केस में उसकी रेट कैसे फाइंड करेंगे, रेट ए टू सी दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी। रिएक्टेंट के टर्म में हम यही लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, लेकिन इसका जो दूसरा मेथड लिखेंगे, दो मेथड होते हैं रेट के, एक तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दूसरा फार्मूला होता है रेट इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2 है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं, ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर के बारे में पता नहीं है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टू बी प्लस ए टू सी, या टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी एंड सी दैट इज आर टोटल। तो आर टोटल के लिए आर ए बी प्लस आर ए सी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आर ए बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, K1 इंटू ए टू द पावर अल्फा, और आर ए सी के प्लेस पे K2 इंटू ए टू द पावर अल्फा। तो ए टू द पावर अल्फा दोनों साइड में कॉमन, इसको बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में होगा K1 प्लस K2। क्या होगा, K1 प्लस K2, रेट टोटल इसको K1 प्लस K2 इंटू ए टू द पावर अल्फा। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ ए इंटू बी, ए का बी में जो रेट है उसकी परसेंटेज क्या है, रेट की परसेंटेज। तो रेट की परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए टू बी अपॉन टोटल रेट इंटू 100। और रेट ऑफ ए टू बी क्या है, K1 ए टू द पावर अल्फा, टोटल रेट क्या है, K1 प्लस K2 ए टू द पावर अल्फा, ए टू द पावर अल्फा से ए टू द पावर अल्फा कैंसिल हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे K1 बाई K1 प्लस K2, तो ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ए टू बी। और परसेंटेज ना पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए ए टू बी रेट, तो K1 अपान K1 प्लस K2 लिखोगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट इसका। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ ए इंटू सी, ए का कितना पार्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है, या ए का जो सी में जब कन्वर्जन होता है तो परसेंटेज रेट, टोटल रेट की परसेंटेज में ये क्या है। तो रेट ऑफ ए इंटू सी अपॉन टोटल रेट इंटू 100, रेट ऑफ ए इंटू सी क्या था, K2 इंटू ए टू द पावर अल्फा अपॉन K1 प्लस K2 ए टू द पावर अल्फा, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 हो गया। ठीक है, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। अगर परसेंटेज ना पूछा जाए, सिर्फ फ्रैक्शन पूछा जाए, तो बस आप K2 अपॉन K1 प्लस K2 ही सॉल्व करोगे। अल्फा यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम लोग बच्चों ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, ये ध्यान में रखोगे। अब कुछ इनमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन इनिशियल क्या थी, 0 थी, मतलब ना बी था ना सी था। स्टार्टिंग में सिर्फ हमारे पास क्या था, ए था। और आपसे कहा जाए कि टी इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद, जो भी आपको टाइम आपको दे दिया जाए और कहा जाए उस टाइम पे बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी, इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो वही होगा जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा, K1 अपान K2। ठीक है, K1 अपान K2। तो इस तरह हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी का रेशियो आफ्टर टाइम टी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बी नॉट एंड सी नॉट आर कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। ये बी नॉट और सी नॉट क्या चीज़ है, टी इक्वल्स टू 0 पे दोनों की कंसंट्रेशन। बी टी और सी टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी आफ्टर टाइम टी। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग और करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखोगे सब लोग। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन है, लेट K1 इज टू K2 1/10। K1 और K2 का जो रेशियो है कितना दिया है, 1/10 दिया है। और पैरेलल रिएक्शन है K1 K2 कहाँ पे, आपके सामने लिखा हुआ है, A कन्वर्ट्स इनटू B विथ रेट कांस्टेंट K1 एंड A कन्वर्ट्स इनटू C विथ रेट कांस्टेंट K2। ठीक है, तो K1 अपान K2 का रेशियो 1/10 और K1 अलग से दिया है एंड K1 इज टू A आवर इनवर्स, फुल स्टॉप। व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर लैप्स ऑफ 1 आवर टाइम। 1 घंटे टाइम बीतने के बाद कंसंट्रेशन C जो भी फार्म होगा, A जो भी बचेगा, दोनों का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया है, इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे। इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले K1 क्या दिया है, A आवर इनवर्स,
रेट कांस्टेंट की यूनिट आवर इनवर्स या टाइम इनवर्स में आ जाए तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है। कल मैंने आपको बता रखा है। तो ये जो रिएक्शन है किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंस यूनिट आपके गिवन टाइम इनवर्स। के की जो यूनिट है टाइम इनवर्स दिया है, इसलिए ये किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। इसके बाद टोटल रेट माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, K1 प्लस K2 इंटू ए टू द पावर अल्फा था। अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले टोटल रेट K1 प्लस K2 ए टू द पावर अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ से अगर आप ए नीचे पहुँचा दो, डी टी इधर पहुँचा दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस डी ए पान ए इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू डी टी, माइनस डी ए पान ए K1 प्लस K2 इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, डी ए बाई ए, इसकी लिमिट जो है ए नॉट से ए टी। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। डी टी को भी इंटीग्रेट करोगे टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टी तक। ठीक है, तो बच्चों इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन, वैसे तो ए टी अपान ए नॉट होता, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगाया तो ए नॉट अपान ए टी हो जाएगा। एल एन ए नॉट अपान ए टी इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, एल एन ए नॉट अपान ए टी इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू टी। फिर आपको ये भी बताया गया है कि K1 और K2 का रेशियो क्या है, 1:10 है। K1 और K2 का रेशियो क्या है, 1:10 है। और K1 अलग से ए आवर इनवर्स दिया गया है, उसको ध्यान में रखोगे। तो K1 बाई K2 का रेशियो 1/10 है। कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान सी आफ्टर टाइम टी का भी रेशियो क्या होगा, 1/10 ही होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी क्या होगा, 1/10 हो जाएगा, या रेट कांस्टेंट K1 अपान K2 का जो रेशियो होता है वही होगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्टिंग में हमारे पास ए जो था वो ए नॉट था, बी और सी नहीं था। थोड़ी देर के बाद ए का कुछ पार्ट बी में कन्वर्ट हो गया जिसकी कंसंट्रेशन बी टी है, कुछ पार्ट सी में कन्वर्ट हो गया जिसकी कंसंट्रेशन सी टी है, कुछ पार्ट, आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, ए का कुछ पार्ट बी में कन्वर्ट हो गया जिसकी कंसंट्रेशन बी टी है, कुछ पार्ट सी में कन्वर्ट हो गया जिसकी कंसंट्रेशन सी टी है, और जो पार्ट बचा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ए टी है। तो ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी को ए नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी को ए नॉट। अब यहाँ पे जो आपके पास अभी इक्वेशन थी, आर इज इक्वल्स टू ए नॉट अपान ए टी, तो आर इज इक्वल्स टू ए नॉट अपान ए टी। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए नॉट अपान ए टी इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू टी। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और इसके बाद ए नॉट के प्लेस पे ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी लिख सकते हैं। तो हम लोग बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पे एल एन था ही, एल एन ऐसे ही रहने दिया, और ए नॉट के प्लेस पे लिखेंगे ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी। ए नॉट के प्लेस पे ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी अपान ए टी यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, पहले इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में इज इक्वल्स टू दिस लिखेंगे। अब बच्चों उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए टी अपान ए टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस बी टी प्लस सी टी अपान 1, सॉरी ए टी, 1 प्लस बी टी प्लस सी टी अपान ए टी। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखो बी टी अपान सी टी क्या है, 1/10 है। तो बी टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी टी बाई 10, या सी टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी टी बाई 10। इस तरह आपको ध्यान में रखना है। तो एल एन यहाँ पे तो ए टी अपान ए टी 1 हो गया, 1 प्लस सी टी अपान बी टी की प्लेस पे क्या लिखोगे, यहाँ से बी टी इक्वल्स टू टी सी टी अपान 10 हो जाएगा। तो बी टी की प्लेस पे लिखोगे सी टी अपान 10 प्लस सी टी अपान ए टी। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन, यहाँ पे 1 प्लस सी टी अपान ए टी, 1 प्लस 11 अपान 10 सी टी अपान ए टी हो जाएगा। ये 10 1 10 प्लस 1 11 सी टी अपान 10 टी हो जाएगा, 11 सी टी अपान 10 टी। इसके बाद बच्चों नाउ ये सब किसके इक्वल हैं, ये सब इक्वल है K1 प्लस K2 इंटू डी टी के इक्वल है, ये ठीक है। तो K1 प्लस K2 इंटू टी इक्वल्स टू एल एन 1 प्लस 11/10 सी टी अपान ए टी। यहाँ से
अगर हम यहाँ पे ln हटाते हैं ln, बच्चों जब ln हटाएंगे यहाँ पे, आई रिपीट, ये ln हटाएंगे तो ये k1 प्लस k2 इंटू टी था। k1 अपान k2 का रेशो क्या 1/10 है, k1 अपान k2 का रेशो क्या 1/10 है, और k1 ऑलरेडी a है, तो k1 अगर a है तो ct क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। तो a प्लस 10a दैट इज 11 है, 11a डायरेक्ट लिख दिया, 11a इंटू टी, टी के मतलब कितना कुछ कहा गया है 1 घंटे कहा गया है, तो टी की प्लेस पे लिख देंगे 1, ln 1 प्लस 11 ct अपान 10 at आपको समझ आ गया। अब यहाँ से जब आप ln हटाओगे तो ये पावर e टू द पावर में चली जाएगी, e टू द पावर 11a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 11 ct अपान 10 at। यहाँ से 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, e टू द पावर 11a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 ct अपान 10 at। इसके बाद ये 10 इधर जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, 11 डिनोमिनेटर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ct बाई 80 इज इक्वल्स टू 10 बाई 11 e टू द पावर 11a माइनस 1। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो उसको आप तैयार कर लेना सही से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक, यह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कंजिक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शन। कंजिक्यूटिव या सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में रिएक्शन होती चली जाती है। सीक्वेंस मतलब जैसे ए है, ए से बी बना, बी से फर्दर सी बन गया, सी से फर्दर डी बन गया, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल या कंजिक्यूटिव रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट फॉर्म ए सुटेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बिफोर दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। फाइनली कन्वर्ट होने से पहले, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट भी बनता है, वो भी क्या होता है स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ए बी में कन्वर्ट हो गया और बी सी में कन्वर्ट हो गया, तो ए का मेन प्रोडक्ट तो सी है लेकिन बी क्या है इंटरमीडिएट है, और ए से बी तक रेट कांस्टेंट k1 है और बी से सी तक क्या है k2 है। अब देखो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है, बायो वाले स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ध्यान दोगे, क्योंकि ये जेई में है, मेडिकल में नहीं है। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन आर, इसके लिए डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन डी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस k1a, डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस k1a माइनस k2b, डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस k2b। तो बच्चों सबसे पहले हमने डी बाई डी टी लिखा है, डी बाई डी टी माइनस k1a, और डी बी बाई डी टी कुछ रेट से तो भी बन रहा है और कुछ रेट से भी डिकम्पोज भी हो रहा है, तो मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है। तो डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा k1a माइनस k2b हो जाएगा, और डी सी बाई डी टी जैसे बन रहा है तो डी सी बाई डी टी इसको प्लस k2b हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों ये जितने भी रिएक्शंस हैं ऑन सॉल्विंग अबव डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऊपर की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में आपको डायरेक्ट आपको इक्वेशन याद करना है, इक्वेशन याद करने से आपका काम हो जाएगा, तो इसलिए आपको हर जगह डेरिवेशन के पीछे नहीं पड़ना है, जो डायरेक्ट इक्वेशन है इनको आपको याद कर लेना है स्टूडेंट्स। तो ऑन सॉल्विंग अबव डिफरेंशियल इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी हो जाएगा ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस k1t। कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी हो जाएगा ए नॉट k1 अपान k2 माइनस k1 इन ब्रैकेट e टू द पावर माइनस k1t, फिर माइनस e टू द पावर माइनस k2t, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, सॉरी फर्स्ट तो इसको हमने कंसीडर कर लिया था, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई। थर्ड के बाद इसको इक्वेशन नंबर जो फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ सी हम लिखेंगे, तो सी कैसे लिखेंगे ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस k1 e टू द पावर माइनस k2t माइनस k2 e टू द पावर माइनस k1t अपॉन k2 माइनस k1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक चीज़ ये भी कहा गया है बी इज मैक्सिमम व्हेन डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू 0। बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होती है, जब डी पी बाई डी टी क्या होता है 0 होता है, मतलब बी फिर सी में फर्दर चेंज नहीं होता है, तो बी वहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। जब बी मैक्सिमम हो जाता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, जिसमें जो थर्ड इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम से, तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी टी मैक्स इक्वल्स टू 1 अपान k2 माइनस k1, 1 अपान k2 माइनस k1 ln k2 अपान k1।
या ln के प्लेस पे आप log बेस 10 की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। टी मैक्स इज टू 1/k2 माइनस k1 ln k2/k1, यहाँ पे आप लिखोगे 2.303 अपान k2 माइनस k1, 2.303 k2 माइनस k1। अब यहाँ पे ln नहीं रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस 10 आ जाएगा, log बेस 10 k2 अपान k1। या फिर हम लोग बच्चों टी मैक्स इज टू 2.303 अपान t2 माइनस t1 या k2 माइनस k1 log k2 वन k1, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अपनी पैरेलल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। पैरेलल रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं इनको आप डिटेल में सही से तैयार कर लेना, क्योंकि जे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी एलिमेंट्री रिएक्शन आपको नीट के लिए आपको सही से तैयार कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको आज का समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछ लेना, और इसके आगे के जो पार्ट है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।